नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, हमने साइंस का लेक्चर शुरू किया था। 2 लेक्चर हो गए थे, जिसमें पहले लेक्चर में हमने फर्टिलाइज़र के और बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है और ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। और ऑर्गन के बाद हमने आपको बताया था कि मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे। आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं उसको रिवाइज किया होगा और साथ साथ अपने नोट्स बनाए होंगे, तो आपको काम आसान लगने लगा होगा। और जिन्होंने नहीं किया है वो 2 वीडियो ज़रूर देख ले पुराने, उसके बाद जो है आपका काम और आसान हो जाएगा। आज वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएससी से के किसी एग्ज़ाम से लेके चाहे जितने भी नीचे लेवल के एग्ज़ाम में चले जाएं, इस सेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है और किसी भी फॉर्म में आ जाता है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही लोग जानते रहते हैं इसको, लेकिन ये है कि बस रिवाइज नहीं हो करने के कारण या उसको वापस टच में ना होने के कारण काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको रिवाइज कर लीजिए पुराना। विटामिन एंड न्यूट्रिशन। विटामिन, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि विटामिन को खोजा किसने। विटामिन को खोजा किसने? फंक ने खोजा है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन बेसिकली एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। आपकी जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन होते हैं उसको, जो नॉर्मल मतलब आप जानते होंगे विटामिन B12 होता है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है आपका, जो खासकर आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हर विटामिन जो होता है अलग अलग फंक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन बी और सी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, और ये जो होते हैं विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको खासकर विटामिन बी और विटामिन सी जो है खाते रहना चाहिए। बाकी क्योंकि आपके शरीर में ज़्यादा स्टोर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बहुत दिनों तक स्टोर भी रह लेते हैं, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी जो है रहते तो स्टोर सभी हैं, लेकिन ये है कि उतना दिनों तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आप यूरिनेशन में वाटर में डिज़ोल्व होकर निकलने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी या विटामिन सी के प्रोडक्ट जैसे आंवला वगैरह हो गया, इसको खाना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां लेनी चाहिए। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल मैंने बताया विटामिन बी और सी। बाकी ए डी ई के जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आप लोग कभी देखिए, जो आप लेते हो जब कैल्शियम विटामिन डी का आप पाउच आता है, उसको आपको डॉक्टर कई बार लिखते हैं, तो उसको आप पानी से कभी नहीं पीते हो। यूजुअली डॉक्टर आपको नहीं बोलते हैं कि इसको पानी में घोल कर उसको चला कर पी लीजिए, उसको यूजुअली दूध में पीने को बोला जाता है, क्योंकि दूध में जो होता है फैट होता है, उसी के थ्रू वो जो है डिजॉल्व हो जाता है, बाद में जाके आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे देखते हैं। विटामिन B12 डी और के जो है ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं यूजुअली। बाकी और कोई भी विटामिन जो होता है ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। विटामिन B12 जो होता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन के कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, विटामिन B12 भी इंटेस्टाइन में मतलब सिंथेसाइज हो जाते हैं। और विटामिन डी जो है आपका सनलाइट के थ्रू जो है स्किन में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका स्किन जो है सनलाइट में जब जाते हो आप, तो उसके थ्रू जो है विटामिन डी को काफ़ी सिंथेसाइज करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ विटामिन और उसके विटामिन्स। यूजुअली आपसे मैच इन द फॉलोइंग या कुछ ऐसे पूछ लेता है कि राइबोफ्लाविन किसको कहते हैं। मान लीजिए विटामिन ए को कहते हैं B1 B2 B3 B6 बी कॉम्प्लेक्स इसी को बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई विटामिन होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B12 जिसको 1-2 भी बोलते हैं, मतलब 1-2 ही बोलते हैं, वो होता है। तो जो विटामिन B9 होता है, तो इसको जो है बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में लाते हैं। सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, सबकी कमी से अलग अलग जो है रोग होते हैं, डिजीजेज होते हैं। तो जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल हिंदी में इसका मतलब इसकी कमी के कारण जो है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडेडनेस भी बोलते हैं, जो कि सारे विटामिन यूजुअली आपके लीवर में स्टोर होते हैं। तो इसको मैंने अलग से मेंशन कर दिया है कि इट स्टोर इन लीवर।
ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है मैंने आपको दाएं साइड में बताया है, विटामिन्स उसका जो नाम होता है वो मैंने आपको बीच वाले रो में बताया, और विटामिन्स के बारे में लेफ्ट में बताया, और साथ ही साथ कुछ और प्रॉपर्टी जैसे इंपॉर्टेंट होगी मैं वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ आपके डिजीज़ वाले सेक्शन में। तो विटामिन ए की रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी 1 को थायामीन बोलते हैं जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी 3 नियासिन होता है, विटामिन बी 6 उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, बी 4 बी 5 ऐसे सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बी 6 जो जो इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में आता है उसी को बताऊंगा। विटामिन बी 6 जो होता है पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग में रख लीजिएगा कि विटामिन अगर आपसे बेरी बेरी की कमी बी, तो चलिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बेरी बेरी कमी रोग मतलब जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन बी में भी जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बी 1 जो होता है उसकी कमी के कारण जो है बेरी बेरी बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको कहते हैं थायामीन, ठीक है। और नियासिन के कमी के कारण जो होता है पेलाग्रा रोग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा रोग कई बार आपसे बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 6 ऐसे बहुत से विटामिन दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो होता है वो, और जो कि मेमोरी के लिए कि याददाश्त आपकी जो मतलब मजबूत रखने के लिए निम्नलिखित में से मतलब कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है, तो उसके लिए तो आपको बी 6 डायरेक्ट पूछ लेगा या उसको विटामिन्स का नाम दे देगा, पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। तो विटामिन बी 6 जो होता है पायरिडॉक्सिन जो पेरीफेरल न्यूरोपैथी के लिए, और साथ ही साथ आपके जो है मेमोरी के लिए, खासकर जो ड्रीम वगैरह, खासकर कुछ लोग होते हैं सुबह उठते हैं उनको ड्रीम नहीं याद होती, तो जिसके अंदर विटामिन बी 6 काफ़ी ज़्यादा है उनको ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा याद रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस कि ओवर नहीं होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट लेवल पे है, ठीक है। फोलिक एसिड की बात आती है कि इसमें किसको फोलिक एसिड से भी बोला जाता है, तो विटामिन बी 9 जो है वो फोलिक एसिड से रिलेटेड है, ठीक है। विटामिन बी 1 2 जो होता है उसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि कोबालामाइन कोबाल्ट कंटेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में किस में होता है, देखो पढ़ो साइनोकोबाला, कोबाला का मतलब ये होता है कि उसमें कोबाल्ट का कंटेंट भी है, ठीक है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है, कौन सा विटामिन बी 1 2, ठीक है। ये अपने नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोग न्यूरोबियान जैसे विटकोफॉल ये सब जो इंजेक्शन लगते हैं उसके बारे में कुछ जानते होंगे। विटकोफॉल और न्यूरोबियान अक्सर एजेड लोगों को लगता है, खासकर उनके हाथों में झुंझुनाहट होती है, वीकनेस होती है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता, उसमें विटामिन बी 12 का बी 1 2 का जो ही वो इंजेक्शन में जो कंटेंट होता है वही होता है, वो जाता है तो आप हाथ में झुंझुनी वगैरह जो होता है, जो हाथ कांपता है थोड़ा बहुत, वो सब ठीक कर देते। तो बेसिकली वो नर्वस सिस्टम की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर एज के कारण या डाइटरी प्रॉब्लम के कारण जो है हो जाती हैं, तो उसमें ये सारे इंजेक्शन जो है मेथाइलोसाइनोकोबालामाइन और एथाइलो ऐसे बहुत से मार्केट में आते हैं। सबसे फेमस ब्रांड एक होता है न्यूरोबियान, उसको सब लोग जानते होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी 1 बी 2 बी 3 बी 6 इस सब में जो है वेजिटेरियन डाइट में कौन सा विटामिन जो है लैक करता है, तो वो होता है बी 1 2। ये खासकर जो होता है ये डेयरी प्रोडक्ट, खासकर जैसे मिल्क वगैरह, पनीर वगैरह या नॉन वेज प्रोडक्ट जो होते हैं उसी में मिलता है। इसीलिए खासकर जो वेजिटेरियन है उनको कहा जाता है तो आप जो है विटामिन्स की गोलियां लिया कीजिए, उसमें बी कॉम्प्लेक्स की भी गोलियां आती है। दोस्तों विटामिन्स की कमी के कारण जो है अब नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ही टफ बना देते हैं। यूजुअली कहा जाता, पहले सोचा जाता था कि विटामिन्स इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते, लेकिन नहीं, आजकल विटामिन्स जो है बहुत ज़्यादा शरीर में फ़र्क डालते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, और ख़ासकर आपका होम्योपैथिक जो है विटामिन्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो इसलिए विटामिन्स जो होता है शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन के साथ साथ, ठीक है। विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सी को एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, तो विटामिन सी को बोलते हैं। और स्कर्वी जो है इसकी कमी के कारण, स्कर्वी क्या होता है, बेरी बेरी क्या होता है, ये जो डिजीज़ेस हैं आप एक बार नेट पे देख लीजिएगा। बेरी बेरी कुछ नहीं होता है, इसमें लिप्स के आसपास जो है थोड़ा थोड़ा कट जाता है। बाकी आप ज़्यादा थोड़ा बहुत जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये बहुत ही बचपन में बहुत ही कॉमन, मतलब फ़ोटो के साथ साथ रहा करता था किताबों में कि क्या होता है।
विटामिन सी जो होता है आपका जो वाउंड होता है, जो घाव होता है, उसको भरने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी देखिए कोरोना चल रहा है, आईसीएमआर की जो है आईसीएमआर की गाइडलाइन होता है कि विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन सी जो होता है आपका जो है इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज़ जो है काफ़ी अच्छा डेवलप करने में सहायक होता है। इसलिए विटामिन सी जो है खासकर वो आंवले जैसे प्रोडक्ट में बहुत होता है, उसको ज़रूर लें। ये आयरन के, आपके शरीर में जितने भी आयरन जब भी लेते हो पालक वालक के थ्रू, तो वो उसको ये एब्जॉर्ब करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन इस विटामिन में जो है आयरन एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करता है, वो उसका आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, फिर हम आते हैं विटामिन, अच्छा हाँ ठीक है, सिंस इट्स वाटर सॉल्युबल इट डजेंट स्टोर इन द बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर जो सॉल्युबल होते हैं वो थोड़ा सा कम बॉडी में, तो थोड़ा बहुत तो सब स्टोर होते हैं, उतनी आसानी से ये ज़्यादा स्टोर नहीं होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। इसलिए थोड़ा इन सब का सेवन बाहर से भी करते रहना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग विटामिन डी। विटामिन डी को जो विटामिन्स होता है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से दो रोग क्या, रोग एक ही टाइप का है, बस नाम अलग अलग दिया है। बच्चों में जो होता है रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमैलेशिया जो होता है एडल्ट्स में होता है। इसको दिमाग में याद रख लीजिएगा, चाहे तो इसको आप OA करके याद कर लीजिए। ऑस्टियोमैलेशिया जो है एडल्ट्स में होता है, रिकेट्स जो होता है चिल्ड्रन में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है क्वेश्चन घुमा के दोनों से पूछ लेता है कि बच्चों में ऑस्टियोमैलेशिया होता है और एडल्ट्स में रिकेट्स होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय सन रेज इन आवर स्किन सेल। ठीक है, यूजुअली 2 एक्टिव विटामिन डी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो होता है 2 विटामिन डी पाए जाते हैं, मतलब बेसिकली उनको कहते हैं कोल कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये आपको जानना चाहिए, कोल कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और ये जो है स्किन में जो है प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब में कौन सा विटामिन जो है अकेला है जो विटामिन के साथ साथ एक हार्मोन्स भी है? तो वो अकेला विटामिन जो होता है विटामिन डी होता है। ये उसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं विटामिन ई। उसका जो है विटामिन्स होता है टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये मतलब इसकी कमी के कारण जो होता है बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें एनीमिया हो जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये बंध्यता, जिसको बंध्यापन जो इसको कहते हैं, बंध्यापन मतलब आप इसको इंग्लिश में न्यूट्रलिटी कहते हैं, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बंध्यापन रोग क्या होता है, न्यूट्रलिटी का डिजीज़ क्या होता है, इसको आप जो है नेट पे एक बार देख लीजिएगा न्यूट्रलिटी क्या होता है। बहुत ही छोटी चीज़ें, 2-3 चीज़ें बोला हूँ नेट पे देखने पे। अगर आपको नहीं पता है, और हमको तो ये है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं 99% लोगों को पता है, इसलिए हम आपको डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं बता रहे हैं कि ये हो क्या जाता है। ठीक है, कौन से डिजीज़ किससे होता है, क्या होता है, मैंने इतना बता दिया है कि आप उसमें डिजीज़ में घुस के क्या करोगे। आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि इसमें ऐसा 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 होता है, तो आप बताओ कौन सी डिजीज़ है, आपको न्यूट्रलिटी है या क्लॉट नहीं बन रहा है या बेरी बेरी है, स्कर्वी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब नहीं पूछेगा। उम्मीद करते हैं वो भी आपको आता रहे। विटामिन के होता है, विटामिन के जो होता है क्विनोन कहते हैं इसको, जो कि ब्लीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये ब्लीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है। सॉरी, ब्लीडिंग के लिए नहीं है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसकी कमी के कारण जो होता है रक्त का थक्का जो है, क्लॉट नहीं बनता है और खून लगातार बहता रहता है। ठीक है, और ये भी हमने आपको बताया विटामिन B12, वो B12 विटामिन के जो है आपके इंटेस्टाइन में जो है सिंथेसाइज बैक्टीरिया के थ्रू होता है। विटामिन डी जो होता है सिंथेसाइज आपका स्किन में होता है। तो ये 3 विटामिन जो होते हैं आपके बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा कोई भी विटामिन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। उनको लेने के लिए आपको अलग से डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ कुछ विटामिन बताए, हम एक बार फिर से बता देते हैं। हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न होला, इतना विटामिन हो गया, 8-10 हो गया सर, इतना बता दिए क्या होगा।
तो हमें उसके लिए आपको फिर से विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल होता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, आधे घंटे 45 मिनट की एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन आज अगर आपने याद रख के इसको जो है काम कर दिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत कहीं भी नहीं करोगे। हम बोल रहे हैं ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है, उससे लेके जो निचले कैटेगरी के एग्जामिनेशन होते हैं वो सब में आप जो है कर लोगे अच्छा। तो विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल होता है, विटामिन बी1 जो होता है थायमन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और विटामिन बी12 आपको राइबोफ्लाविन कहते हैं, इसकी कमी से भी वैसा ही रोग होता है जैसे इसके विटामिन्स का नाम होता है, ठीक है। विटामिन बी3 नियासिन होता है, उसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी3 बहुत ही ज़्यादा याद रखिए। और विटामिन बी6 होता है पायरोडॉक्सिन, जो कि आपका पेरीफेरल न्यूरोपैथी, या जिसको मतलब पेरीफेरल न्यूरोपैथी के कारण, पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो सेंट्रल न्यूरोपैथी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, उसमें आप देख लीजिएगा जैसे आपके नर्वस सिस्टम में कई नर्व्स के जाते हैं। बाकी पेरीफेरल जो होता है जैसे खासकर आपके स्काल्प में कान के ऊपर के थ्रू जो कई नर्व्स गए होते हैं वो पेरीफेरल नर्व सिस्टम बोले जाते हैं। तो उससे रिलेटेड वो अच्छे से काम करे, आपका बैलेंस अच्छा रहे। कुछ लोग होते हैं ना, वो लगता है चलते हैं तो उनको चक्कर आता है, तो वो सब चीज़ों की बात हो रही है। साथ ही साथ ये मेमोरी जो है, मेमोरी के लिए भी, याददाश्त के लिए, ड्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इस सब में विटामिन में कौन ड्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन के बारे में मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं B12 पे, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको प्यारा है साइंस वालों को जब भी पूछते हैं इसमें, क्योंकि आजकल इसकी कमी बहुत हो जाती है। खासकर जो दिल्ली में रहते हैं, जाइए कुछ दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स लोग विटामिन डी और विटामिन B12 का चेकअप बहुत ही कराते हैं, होता है 1700-1800 रुपये में, ठीक है। तो इतना डिटेल में मत जाइए। विटामिन सी को स्कारबिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में जो होता है रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है। और विटामिन डी ई जो है टोकोफेरॉल कहते हैं, ये न्यूट्रलिटी जो है इसके कमी के कारण जो बंध्यापन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूट्रलिटी कहते हैं, वो रोग हो जाता है। विटामिन के जो होता है ब्लड में क्लॉट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। वरना आपका जो है थ्रोम्बिन रोम्बिन मैं आगे पढ़ाऊँगा, जब आपका थ्रोम्बिन इसके बाद पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो नहीं, वरना जो है खून जो है लगातार बहता रहता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा है, इसके आंसर आप लोग बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑक्सिलरी डाइट, ठीक है। फैट फॉर नहीं है, फैट है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, आप ये बताइएगा। हो थोड़ा बहुत नेट पे सर्च मारिएगा, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा सोडियम। प्लांट्स के लिए जो होता है सोडियम की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आप लोग तो भी एक बार नेट पे अपनी कृपा से जो है मेरे ऊपर कृपा कर लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा, उससे आपको एक थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लिविंग बीइंग में जो है 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। उन 27 में जो 15 तत्व होते हैं बेसिकली मेटल, 15 एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल में। और इन सब में कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग को, लिविंग बीइंग को ज़रूरत नहीं होता है, वो आप ABCD ऑप्शन दिया है, इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। एप्पल जानते हैं, सेब जो होता है, कार्डियक पेशेंट जो कि हृदय रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट्स में माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम और पोटेशियम होता है, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, या पोटेशियम ही होता है मात्र। तो ये आप इसका आंसर बताइएगा। हाँ, 2 लेक्चर का आंसर नहीं दिया है, तो हो सकता है मैं आपको आज रात तक या कल तक मैं आपको उसका आंसर दे दूं, पुराने दोनों लेक्चर्स के आपको मैं, फिर आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, नहीं तो नेट पे सर्च मारिएगा। हमने जो है थ्योरी जो पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस थ्योरी से हट कर बनाए हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी ये इससे इंगेज रहते हैं और याद भी हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
कंटेन मैक्सिमम विटामिन सी? चिलीज, पम्पकिन्स, पीस, मूलीज में बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने डाल दिया। कई बार हम लोग सोच भी नहीं पाते कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यही है कि अभी पढ़ाया नहीं होता तो बहुत ही टफ लगता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट टू हील वाउंड? मैंने बता दिया है इसको, आप लोग इसके आंसर करिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने डाले हैं जो है इसमें दिया नहीं गया है थ्योरी में। आप एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, एक आध जो बच्चा है यार सर्च कर लेना। ठीक है, आंसर की तो मिल ही जाएगी, मिला लेना उसमें। न्यूट्रिशन एंड डाइट की बात करते हैं हम। न्यूट्रिशन जो है, इसमें कुछ फैक्ट आते हैं न्यूट्रिशन और डाइट की। मैं पर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डेफिनेशन आती नहीं है और टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ किताब नहीं छाप रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और डाइट में कुछ जो है आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। आपके शरीर में जब भी एसिडिटी और बेसिसिटी, जिसको अम्ल और क्षार का बैलेंस मेंटेन करता है, जो एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होता है, उसको एलिमेंट के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एसिडिटी और बेसिसिटी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपकी शरीर में फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई जिसको बहुत ज़्यादा एसिड खाता हो या जो बहुत ज़्यादा बेसिक खाता हो, फास्फोरस से युक्त चीज़ें भी खाया करो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? ह्यूमन बॉडी जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी कब पाती है? एटीपी से एडीपी। जब एडीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडेनोसिन डाईफॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। ये प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। में आपको अगले लेक्चर में सेल पढ़ाऊंगा, सेल में आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है। उसी में ये रिएक्शन होता है जब एटीपी से एडीपी का कन्वर्जन होता है, तो आपकी बॉडी जो होता है मैक्सिमम एनर्जी पाती है। तो वहीं पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। आपके जो मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्साइट होते हैं, ठीक है, या जैसे कार्डियोवास्कुलर मसल्स हो गया और भी मसल्स हो गया, ये सभी के लिए आवश्यक तत्व सारे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम है। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने इसको पॉइंट के फॉर्म में बना दिया क्योंकि अगर यूपीएससी में एक चीज़ छप जाती है तो बाकी सब एग्ज़ाम उसका एक टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है। बाकी सेल में मैं बताऊंगा एटीपी एडीपी वाला, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बता दिया। एक चीज़ और, बासमती राइस में जो है एमाइलोज पाया जाता है और स्मॉल राइस में इस एमाइलोपेक्टिन। मतलब मैं जब इसके बारे में आपके लिए मटेरियल तैयार कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। मुझे लगा कि यार अब इसके लिए तो एक आपको जो है लेक्चर पढ़ाऊंगा नहीं कि बासमती राइस ही पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसमें डाल के आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है। एमाइलोज जो होता है आपका बासमती राइस में मिलता है और एमाइलोपेक्टिन जो होता है स्मॉल राइस में मिलता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ 2-3 पॉइंट बताए, वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं? शरीर में एसिडिटी और बेसिसिटी का जो बैलेंस है वो फास्फोरस उसके लिए काम करता है। एटीपी से एडीपी पे जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है मिलती है ह्यूमन बॉडी को, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है खासकर रेस्पिरेशन के थ्रू। और आपके मसल्स के जो है एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ जो है ज़रूरी है। पोटेशियम देखिए कितना काम कर रहा है, फास्फोरस भी बहुत काम कर रहा है। सब मिला के खाने की ज़रूरत है भाई, सब खाइए, नहीं तो हिडन हंगर हो जाएगा। हिडन हंगर मतलब हिंदी में छुपी हुई भूख जिसको कहते हैं। आदमी का पेट तो भरा है, पेट बाहर है, लेकिन जो है आदमी फिर भी रोगी है। अच्छा, मिल्क एक आता है टॉपिक, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मिल्क में जो है कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। मिल्क पे ही क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, मैंने देखा है कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे पुराने एग्जाम्स में जो है मिल्क से ही पूछा गया है। इसलिए मैं आपको मिल्क से रिलेटेड जो भी सारे फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो मैं एक जगह ला के रख दिया है। पहली चीज़,
मिल्क को एक कंप्लीट डाइट बोलते हैं, पूर्ण भोजन। आप मिल्क पीते रहिए पूरी ज़िंदगी, एक्सेप्ट विटामिन सी की कमी के अलावा, या विटामिन ए भी थोड़ा कम मात्रा में होता है, आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत फैट मिलेगा, बहुत प्रोटीन मिलेगा, बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बहुत मिनरल्स मिलेंगे, एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी लगभग जीरो होता है, उसके लिए आपको बाहर से लेना पड़ेगा। मिल्क के साथ साथ एक और ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि कंप्लीट डाइट माना जाता है, अंडा। एग और मिल्क जो दो प्रोडक्ट होते हैं उसको कंप्लीट डाइट बोला जाता है। ये एक इमल्सन विलयन होता है। इमल्सन विलयन एक पद, इमल्सन विलयन मतलब एक इमल्सन सोल्यूशन। इमल्सन सोल्यूशन क्या होता है, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इमल्सन सोल्यूशन में आपको डिफाइन नहीं करूँगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप का कमेंट वो सेक्शन खोल देंगे, आप वहाँ पे मेरे से पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपको इमल्सन सोल्यूशन को जो है बता दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। दूध पीते हैं, दूध में जो है हल्का मीठापन होता है, वो लैक्टोज के कारण होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। और दूध जो है दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, यूजुअली अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में वो बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। इट कन्वर्ट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड ड्यू टू विच सोरनेस ऑफ मिल्क। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये शुगर को लैक्टिक बेस एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा खटास जो है आ जाती है। मतलब मैं थोड़ा प्रोसीजर बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, आता नहीं है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, ये सब जो है दूध में पाया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप, कि दूध का जो है मिल्क का मिल्क में फ़ैट जो होता है मीज़र करने के लिए ऑपरेटर्स बताइएगा, और मिल्क में जो है पानी जो मिला देते हैं उसको मीज़र करने का लिए ऑपरेटर्स बताइएगा। दोनों ऑपरेटर्स मुझे बताइएगा, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं आपकी शरीर में जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करते हैं। इसलिए दही हमेशा आपको डॉक्टर बोलेगा कि जितना अच्छे से अच्छा पी लीजिए। दही हो गया, छाछ हो गया, इन सब में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी बड़ी गिलास में भी दूध आप लस्सी लेके पी जाओ, आपको कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, इससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। एचडीएल बढ़ता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ट्राइग्लिसराइड भी आपका खराब ही माना जाता है। ये सब कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आता है काऊ मिल्क। काऊ मिल्क में जो होता है एवरेज फैट 3.5% होता है, और बेफेलो मिल्क जो होता है 7.2% ही होता है। और जो काऊ मिल्क होता है उसमें जो होता है पीला कलर हो जाता है। कभी जर्सी गाय सुना होगा आप लोग, गांव में जर्सी गाय देखा होगा आप, उसके में जो है पीला कलर हो जाता है। पीला पीला कलर किसके कारण होता है, एक विटामिन के कारण होता है जिसको कैरोटीन बोलते हैं। अच्छा, केराटिन क्या होता है मुझे बताइएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ केराटिन क्या होता है। दूध के गाय मतलब गाय के दूध में जो पीला कलर होता है वो कैरोटीन जिसके कारण होता है, जो कि एक विटामिन होता है, विटामिन होता है, ठीक है। और दूध में जो सफ़ेद कलर आता है एक कैसीन के कारण होता है, एक प्रोटीन होता है। मैंने आपसे पिछली बार क्वेश्चन पेपर मॉक 1 जो हुआ है हमारे, उसमें पूछा था और मैंने गलती से शायद ऑप्शन उसमें हीमोग्लोबिन लगा दिया था, लेकिन कैसीन एक प्रोटीन है। कैसीन एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन है जिसके कारण जो है दूध का कलर धवल सफ़ेद वाइट होता है, ठीक है। जब यूजुअली मैमल्स में एक रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, लेकिन बच्चों तक में 7 से 14 साल की उम्र तक में मैक्सिमम जो होता है 7 साल से ही वो ख़त्म हो जाता है। 14 साल में तो बहुत ही कम अमाउंट में बचा जाता है। बच्चों में वो जो है रेनिन और लैक्टेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो होता है इसका डाइजेशन होता है। इसी कारण जो है बच्चे इतना दूध पीते रहते हैं, उनको कभी जो होता है इंडाइजेशन नहीं होता है। आप इतना पी लीजिए, आपको जो है देखना इंडाइजेशन हो जाएगा, या धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, आप एक दिन आएगा 2-3 लीटर वर्कआउट के साथ पी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कोई, मैंने बताया ना, दूध एक कंप्लीट डाइट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फूड खाने वाने पे ज़्यादा भरोसे नहीं रखते, दूध पे रखते और हेल्दी रहते हैं पूरा, ठीक है।
7 साल तक जो है ये रेनिन और लैक्टेज के कारण जो एंजाइम होता है जो मतलब उसके थ्रू डाइजेस्ट करता है, उसके बाद जो दूध जो होता है पेप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन मैंने आपको डाइजेस्टिव एंजाइम में पढ़ाया है। पेप्सिन बताइए, आप लोग बताइएगा कि पेप्सिन जो है सिक्रीट कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में। पिछले ही लेक्चर में बताया है, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने बताया मिल्क जो होता है लैक करता है विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन। नो डाउट आयरन होता तो थोड़ा उसका कलर भी बता देता, आयरन है तो विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है मिल्क थोड़ा लैक करता है इसमें। गाय के दूध में पीला कलर किस कारण होता है? केराटिन केराटिन नहीं होता, कैरोटीन के कारण होता है। केराटिन जो होता है आप बताइएगा मुझे कहाँ होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। फिर हम आते हैं, इसमें आपके 3 चीज़ें आती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इनके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्रोटीन जो होता है ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, इसके बिना जो है बॉडी आपका बनेगा ही नहीं। आप लोग जिम में जाते होगे, जो लोग देखते होगे प्रोटीन पाउडर, उसके बिना मसल्स बनेगी ही नहीं। चाहे जितना एक्सरसाइज कर लो, चाहे जितना पुशअप मार लो, चाहे जितना चिनअप कर लो, आप जो है बॉडी बनेगी नहीं, पतले दुबले ही रहोगे। तो ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। टिश्यूज़ वगैरह इसी के थ्रू बनते हैं, रिपेयर इसी के थ्रू करते हैं। यूजुअली हम जब काफ़ी वजन डालते हैं अपना मसल, तो मसल में बेसिकली क्या होता है, टीयर होता है। टीयर मतलब मसल्स जो होते हैं टूटते हैं, ठीक है, टूटते हैं। तो जब आप प्रोटीन लेते हो तो वही रेसे फॉर्म में हो जाते हैं। रेसे फॉर्म में वही मरम्मत होती है, और वो टूटे फूटे मसल जो है रेसे फॉर्म में मरम्मत होने के बाद जो है आपका खासकर जो बाइसेप्स होता है वो आपका फूला फूला लगता है। इसीलिए यूजुअली कहते हो कि देखो कितना अच्छा बाइसेप्स बन गया, कितना अच्छा चेस्ट बन गया। तो बेसिकली वो जो होता है ये प्रोटीन का ही कमाल होता है। और जब जोर लगाते हो तो आपके मसल्स जो होते हैं टूट जाते हैं, वो रेसे फॉर्म में टूटते हैं, जैसे धागा नहीं टूट जाता है रुई का, रुई में, तो उसी टाइप में टूटते हैं। फिर उसके बाद मरम्मत होती है और वो जो होता है बढ़ जाता है तो उसी से आपके मसल्स बन जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से बनता है, मतलब अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का प्रिकर्सर होता है। ये आपके ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। अमीनो एसिड जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, खासकर एसेंशियल नहीं, अमीनो एसिड तो होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। प्रोटीन की बात आ गई तो ये नाइट्रोजनस कार्बोनिक सब्सटेंस है, थोड़ा बहुत जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो है। अब अमीनो एसिड आ जाता है तो उसमें नाइट्रोजन आता ही आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों को लगता है कि हम कम एज में होते हैं तो हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ओल्ड एज में होते हैं तो कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, और इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। जब आप ज़्यादा एज के हो जाते हो तो ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और कम एज के होते हो तो कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बुढ़ों में खासकर जो है, ओल्ड एज में, वयस्कों में जो होता है, देखो उनको दूध की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाखून, बाल जो होते हैं ये सब अपने जो है, मैंने चलो यहीं बता दिया। केराटिन जो होता है उसके प्रोटीन होता है एक तरीका का, उसके कारण बनता है। देखो कैरोटीन और केराटिन में थोड़ा डिफरेंस रखना। केराटिन आपका प्रोटीन होता है, और कैरोटीन मतलब जो प्रो जैसा लगता है वो आपका विटामिन होता है, ठीक है। नाखून और बाल जो होते हैं केराटिन के कारण होते हैं। पल्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, खासकर जब सोयाबीन की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नट्स में, डेयरी फूड्स में, मीट में, सी फूड में, सब में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। टायरोसिन एक टाइप का, इसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया। एक क्वेश्चन है, मैंने देखा तो मैंने लगा कि आपको क्वेश्चन के लिए अलग से क्लास तो लूँगा नहीं। तो टायरोसिन जो होता है बेसिकली एक अमीनो एसिड होता है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली डोपामाइन और एड्रेलिन होता है। ये डोपामाइन क्या होता है बेसिकली, आप देखते होंगे कुछ लोग यार जो बेवजह दुखी रहते हैं, बेवजह उनके खुशी नहीं होता है, ठीक है, उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना रहता है, वो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एएसआई वगैरह दवा देते हैं उन सबको, जो है जैसे एटिलाम हो गया, स्टालोपाम हो गया, ये सब देते हैं। तो भाई उन दवा खाते हैं तो उनका डोपामाइन का लेवल मेंटेन होता है, तो वो लोग खुश होने लगते हैं। या एक्सरसाइज के थ्रू आपका डोपामाइन का जो लेवल होता है मेंटेन होता है। तो इसलिए
टायरोसिन जो एक अमीनो एसिड होता है, इसी डोपामाइन को एक्टिवेट करता है। तो सोच लीजिए टायरोसिन वगैरह या अमीनो एसिड आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है। जो ढंग से नहीं खाता है वो दुखी पुखी घर में ऐसे पड़ा रहेगा, वो शरीर में एकदम लिथार्जी रहेगी, कहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा। इसलिए खाना पीना खाओ, सब कुछ स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। एड्रेलिन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जान जाइए। अच्छा, एक चीज़ और होता है, गेहूं जो आप लेते हो, गेहूं को खींचते हो, खींचता चला जाता है ना, वो किसके कारण होता है? वो एक ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन के कारण जो होता है आपका, ग्लूटेन अपने आप में एक प्रोटीन होता है, इसके कारण जो है वो खींचता है वेट। और यही ग्लूटेन जो होता है आपको नुकसान भी करता है। कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, पेट में खाते हैं उन्हें आईबीएस जैसे रोग हो जाते हैं, बाउल सिंड्रोम टाइप के, ठीक है, या पेट उनके साफ़ नहीं होते हैं, इंडाइजेशन टाइप की हो जाती है। कुछ कुछ लोगों में तो ह्यूमन हार्मोनल डिसबैलेंस और ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो उनको काफ़ी टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो ग्लूटेन जो होता है, इंटॉलरेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी में दिक्कत देता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? वीट में पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी। फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो आपके जो बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो जिसको कहते हैं कि तत्काल सोर्स जो होता है आपके एनर्जी का, आपके देखो एक्सरसाइज करते हो ना, प्रोटीन जो है टूट के कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तभी आप जो है एनर्जी पाते हो। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अपने आप में ही स्टार्टिंग से ही आप लोगों को मिल जाता है, तो उसके कारण जो तत्काल है, इसीलिए देखो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है तो ग्लूकॉन डी दे दिया जाता है, ठीक है। ये बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो फैट ले रहे हो चाहे प्रोटीन ले रहे हो, वो कार्बोहाइड्रेट में बदल के ही तो आपको एनर्जी देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट खूब खाने लो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाओ। प्रोटीन यूजुअली एक आदमी को अपने बॉडी वेट के बराबर खानी चाहिए, ग्राम में। बॉडी वेट मतलब 75 केजी नहीं, ग्राम में, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे सही होता है, क्योंकि आपके मसल्स को बिल्ड करता है। आपके, मैंने बताया क्या क्या ऊपर चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है यार। अगर ईंटें ही से ख़राब हैं तो आप चाहे जितना टाइल्स और पत्थर लगा दो, मकान ढह जाएगा। इसलिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें तो चल जाती है। प्रोटीन अपने आप में कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी, ग्रेन्स सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मीठा जितने भी चीज़ होते हैं कार्ब रहता है। इंडियन देखिए आप बहुत ज़्यादा तेल घी नहीं खाते, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट के कारण जो होते हैं उनके पेट ज़्यादा निकले रहते हैं, खासकर इंडिया और चाइना में। ब्रेड वगैरह जो है, रोटी हो गया, चावल हो गया, सब में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज जो होता है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है आपको। और जब हम लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई आदमी मैराथन दौड़ रहा है, तो देखिए मैराथन में भी एक गिलास में कुछ जूस टाइप के रहता है या कुछ ग्लूकॉन डी टाइप का रहता है, तो पेय पदार्थ बेवरेज टाइप का होता है, तो वही पी के दौड़ता है। तो लंबे टाइम तक एक्सरसाइज के लिए जो होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हम आते हैं फैट्स पे। फैट जो है ये आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी में विटामिन से एब्जॉर्ब करने में सहायक होते हैं। मैंने आपको विटामिन बताया, फैट सॉल्युबल, और वो जब आपके शरीर में जो है फैट ही नहीं रहेगा तो सॉल्व कहाँ होगा? आप खाएंगे वापस निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फैट भी ज़रूरी है, टेंशन ना लीजिए। 10-20% फैट बहुत ज़रूरी है, 10-20 नहीं, 20 तक फैट, 10% पे आप जो है बहुत ज़्यादा एथलेटिक हो जाएंगे। जैसे कि फॉरेन में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बहुत से बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उन सब की कैटेगरी में हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा 10 उनके भी नहीं होंगे, उनके तो 17-18 मैक्सिमम होंगे। एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड बेसिकली जो होते हैं 20 टाइप के होते हैं, ग्लाइसिन टाइप के, सेरिन, टायरोसिन, मैंने एग्जांपल बता दिए। ये इस टाइप से ये 20 एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो कि बॉडी फंक्शन में मतलब सहायक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है अपने बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। कौन से? एसेंशियल फैटी एसिड जो है अपने बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इसीलिए हमें इनको बाहर से लेना पड़ता है। एसेंशियल फैटी एसिड ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, ये सब होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, मीट, पोल्ट्री, एग, इन सब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है फैट, ठीक है। 10% जो आप भी कैलोरी ले रहे हैं अपने दिन भर में, अगर आप उसका 10% जो है फैट से ले रहे हैं तो ये बहुत ही ऑप्टिमम ले रहे हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। फैट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट में आपका बटर, ऑयल, कोकोनट, बीफ आता है, ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और ट्रांस फैट जो कि हाइड्रोजनेटेड फैट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। उसको WHO ने देखिए रोक लगाने के लिए जो है
इस पे बहुत सी स्कीम्स चलाई हुए हैं, मतलब WHO ने ट्रांस फैट जो है 2023 तक ख़त्म करने की भी बात चल रही है। इंडिया में ट्रांस फैट का जो है काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा है, जो कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को काफ़ी और शुगर वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच ओ वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स वगैरह इसको चलाएं। WHO ने एक स्कीम चलाई थी लास्ट ईयर में, मुझे उसका नाम आप लोग लिख के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी स्कीम के थ्रू जो है ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने का जो है मतलब स्टार्ट किया है ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। उस स्कीम का नाम मुझे आप लिख के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नहीं पता होगा तो उसको देख के ज़रूर बताइएगा। इन सब फैट को मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट से जो है रिप्लेस करो। ये बेसिकली सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे देखे होंगे, वनस्पति घी वगैरह, ये सब जो होते हैं सॉलिड होते हैं एकदम, और मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं लिक्विड होते हैं। और ये इनके में जो है देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे। देखिए इनका केमिकल फॉर्मेशन होता, केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ये रिएक्टिव होते हैं। मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड में बेसिकली क्या होता है, ये जो होते हैं इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो जो है, अच्छा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सिंगल बॉन्ड जो होता है सबसे ज़्यादा स्थिर होता है, डबल बॉन्ड जो होता है थोड़ा कम स्थिर होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है सबसे कम स्थिर होता है। तो जैसे जैसे बॉन्डेज डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो रिएक्शन जो होता है, रिएक्टिवनेस उनका जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मोनोसैचुरेटेड वगैरह में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसलिए ये जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए इसी को कंज्यूम करिएगा, जितने भी चीज़ें हैं वो रखा का रखा नहीं रह जाएगा, और जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में थोड़ा सहायक, मतलब उसमें हटाने में या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पनपने में जो है डिटेरेंस का काम करता है। HDL इससे बेसिकली बढ़ता है, और HDL आप एक फॉर्मी टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि जैसे आपके वीन्स के थ्रू, आपके आर्टरी के थ्रू ये जाता है, तो वो रास्ते में जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं जो कि जमने के चांसेस होते हैं उनको साफ करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो और 1 ग्राम फैट से यूजुअली 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि 20 से 30% ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो अच्छा हमको एक चीज़ बताइए आप लोग खुद एनालिसिस करके, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, 1 ग्राम से सबसे ज़्यादा किस में एनर्जी मिलती है? तो हम लोग देख सकते हैं कि फ़ैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरे नंबर पर इसमें हमको प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन से देखिए 5.5 किलो कैलोरी है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे कम मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये ख़त्म कर दिया। हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें बताइएगा, हो सकता है एक से ज़्यादा सही है। विटामिन मैक्सिमम विटामिन ए किस में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो ए हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक बैलेंस बिटवीन दिस इज, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मेरे को बताइएगा। टोकोफेरॉल, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन मसल्स। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन भी कराने के लिए बहुत क्वेश्चन है, लेकिन एक लेक्चर में, वो भी हम जब एक लेक्चर छोटा रखना चाहते हैं तो आपको कितना पढ़ा सकते हैं, तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा। वेबसाइट बता रहा हूँ, उसमें काम चल रहा है। तो हमने यहाँ पे विटामिन पढ़ा, उसके बाद जो है न्यूट्रिशन पे पढ़ा। विटामिन में मैंने आपको सारे विटामिन बताए हैं, सबकी प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा। ये इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती हैं यूजुअली, और नहीं पूछी जाती हैं। विटामिन्स के नाम याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप डाइट में और न्यूट्रिशन में आ सकते हैं। डाइट और न्यूट्रिशन में हमने आपको जो है मिल्क के बारे में बताया, एक अलग से मिल्क के बारे में पूछता है, और कंप्लीट डाइट जो होता है मिल्क और एग दोनों को बोला जाता है। उसके बाद हम आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में बताए हैं। तो ये चीज़ें हो गया अपना जो है ये पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम आपको पढ़ाना चाहेंगे, जहाँ तक है सेल लेके आएंगे, सेल पढ़ाएंगे। सेल के बाद जो है डिजीज़ेस पढ़ाएंगे,
और डिजीज़ेस पढ़ाने के बाद एक आध दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, तो उससे आपका जो है बायोलॉजी का, खासकर जो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के व्यवहारिक विज्ञान की बात करता हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, देख लीजिएगा। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो वो करंट अफेयर में, जैसे केसेस चल रहे हैं, कोविड वाला हो गया, और इस टाइम पे पोलियो का जो है टाइप 3 पोलियो जो है एलिमिनेट हुआ है, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएगा। तो वो जो है हम आपको स्टैटिक साइंस में ज़रूर पढ़ाएंगे, सॉरी, करंट अफेयर से साइंस में ज़रूर पढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ स्टैटिक साइंस की बात आती है तो आपका चीज़ें यहीं तक की रहती है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स भी पढ़ाना है और केमिस्ट्री भी पढ़ाना है। केमिस्ट्री भी ऐसे 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, हमको किताब नहीं पढ़ानी है 11th-12th की। आप लोग पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वीडियो रख दीजिए अपना। मैं 5-4-6 घंटे बायोलॉजी में मांग रहा हूँ, 4 घंटे आपका मैक्सिमम जो है केमिस्ट्री में मांग रहा हूँ, 6-4-10, बाकी 4-5 घंटे फिजिक्स में। 14-15 घंटे में अगर यार इतना साइंस आ जा रहा है कि आपके क्वेश्चन 10 में से लगभग 9 सही हो जा रहे हैं, तो इसमें हार्म क्या है, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। हमने बहुत ही स्पीड में भी नहीं पढ़ाया है, इसलिए कि आप नोट्स भी प्रॉपरली बना सकें। और तब तक के लिए हम आपसे जल्दी मिलते हैं दूसरा लेक्चर लेके। धन्यवाद।